गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर। और आज इस चैप्टर की ये लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस जगह के बारे में पढ़ना है, यानी कि आपकी जो पूरी आउटलुक है वो इस वीडियो में आपकी कवर्ड होगी। इसके पहले हम बता दें कि फ्यूचर बिल्डर चैनल पे ऑलरेडी जो क्लास साइंस की फर्स्ट चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की वीडियोस कवर हो चुकी है, यानी कि वो कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही में पावर शेयरिंग की भी लेक्चर फर्स्ट जो है वो डिलीवर्ड हो चुकी है, और सिविक्स की पावर शेयरिंग चैप्टर भी इस चैनल पे चल रही है। और साथ में आप यहाँ से क्लास 9 के भी कंटेंट ले सकते हैं। पढ़ने के टाइम अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी @futurebuilder2020 पे डीएम कर सकते हैं हमें, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज फ्यूचर बिल्डर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं चैप्टर। गाइस, जब आप ये चैप्टर खोलते हो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो आपको सबसे पहला जो पेज दिखता है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है जो इस पेंटिंग का रहता है। ठीक है, तो ये पेंटिंग है क्या, ठीक है, हमें क्यों पढ़ना है ये पेंटिंग, और सबसे फर्स्ट पेज में हमें क्या समझाया जा रहा है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये पेंटिंग है, जो पेंटिंग का टाइटल है फ्रेडरिक सोरियो एंड हिज फ्रेंड, यानी कि फ्रेडरिक सोरियो एक कोई इंसान है और उन्होंने कुछ प्रिंट्स बनाए हैं। ठीक है, उनका कुछ प्रिंट है। ठीक है, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है, ये जो पेंटिंग है इसके बारे में पढ़ना है। बट उसके पहले हम देखेंगे जो फ्रेडरिक सोरियो थे, जो आर्टिस्ट थे, वो थे कौन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब 1848 का टाइम चल रहा था, ठीक है, 1848 का टाइम चल रहा था, तो जो फ्रेडरिक सोरियो थे वो एक फ्रेंच के आर्टिस्ट थे, यानी कि ये जो आर्टिस्ट थे वो फ्रांस से आते थे। ठीक है, कहाँ से, फ्रांस से। और इन्होंने बनाया था सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, यानी कि एक के बाद एक इन्होंने 4 पेंटिंग को प्रिंट किया था। ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने ड्रीम को प्रोजेक्ट किया था, विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम। ठीक है, यानी कि उनका जो ड्रीम था, उनका जो सपना था, वो कैसा सोच रखते थे, उस चीज को उन्होंने पेंटिंग के थ्रू दिखाया था। ठीक है, जो उनका ड्रीम था वो बना था किस चीज से, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, यानी कि उनका ड्रीम कैसा था, उनका ड्रीम ऐसा था कि जो दुनिया हो वो डेमोक्रेटिक हो जाए। उस टाइम पे क्या होता था, 1848 के टाइम पे मैक्सिमम जगह जो था वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, यानी कि आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम जो राजा का गवर्नमेंट होता है, किसी भी किंग का गवर्नमेंट होता है, उसे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो जो हमारे फ्रेडरिक सोरियो थे, ठीक है, वो ये चाहते थे कि जो देश है वो डेमोक्रेटिक हो जाए, ताकि जो राजा के टाइम पे जो पार्सिलिटी हो रहा है, लोगों के बीच में भेदभाव हो रहा है, जो टैक्स देने पड़ रहे हैं, जो फ्यूडल सिस्टम वगैरह हमने 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ा। ठीक है, तो ये सब ना हो और लोगों के हाथ में पावर चला जाए, यानी कि वो डेमोक्रेटिक हो जाए, किसके हाथ में पावर जाए, प्रजा के हाथ में पावर चला जाए, और सोशल रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र भी हो जाए, कुछ रूल रेगुलेशंस बन जाए हम लोगों के लिए। ठीक है, तो वो इस तरीके से इस प्रिंट में दिखाते हैं। ये पेंटिंग बहुत अच्छी पेंटिंग है, जिसमें सबसे ऊपर में, ठीक है, देखते हैं हम, यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे एक लंबी कतार है। ठीक है, यहाँ पे एक लंबी ट्रेन दिखाई गई है, किसकी, इंसानों की। जो इंसान अलग अलग जगह से आते हैं और उन्होंने अपने अपने देशों की जो फ्लैग है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने हाथ में लिया हुआ है। और ये गुजर रहे हैं एक स्टैचू से, जिसे हम कहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी क्या होता है, किसी भी लोगों का जो अधिकार होता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई भी चीज जो फ्री। ठीक है, फ्री क्या होता है, फ्रीनेस क्या होता है, वो होता है लिबर्टी। आप फ्री हो, आप कुछ कर सकते हो, जो आपका अधिकार है आप वो कर सकते हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, लिबर्टी। तो ये जो है, ये लोग कहाँ से गुजर रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से गुजर रहे हैं। ठीक है, जिनके एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट यानी कि ये पूरे वर्ल्ड को एनलाइट कर रही है, ठीक है, उसमें लाइट ऐड कर रही है। और इनके एक दूसरे हाथ में है, ठीक है, दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, यानी कि लोगों के अधिकार। ठीक है, लाइन वाइज जो भी रूल रेगुलेशन है कि एक आदमी अपने लिए क्या क्या कर सकता है, उसका क्या क्या अधिकार होता है, वो सारे अधिकार, वो सारे राइट्स उस चीज पे मेंशन्ड है जो उन्होंने दूसरे हाथ में लिया है। ये सारे लोग जो हैं वो लॉन्ग ट्रेन में यहाँ से निकल रहे हैं और इन्हें होमेज पे कर रहे हैं, होमेज पे यानी प्रेयर करते करते निकल रहे हैं। ठीक है, फिर और साथ में यहाँ पे दिखाया गया कि जो ऊपर साइड क्लाउड में सारे गॉड गॉडेस एंजल्स, ये सारे इस सीन को देख के बहुत हैप्पी हैं, यानी कि गॉड भी चाहते हैं कि अब जो दुनिया में हो रही है मोनार्कियल सिस्टम, ये खत्म हो जाए और जो पावर है वो लोगों के हाथ में आए, ताकि उससे लोग भी खुश रहे। यानी कि यहाँ पे जो गॉड है, जो एंजल्स है, इन्हें भी बहुत हैप्पी दिखाया गया। साथ ही में आप देख सकते हो फॉरग्राउंड में, ठीक है, फॉरग्राउंड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ क्राउन्स, कुछ मुकुट, कुछ जो मोनार्कियल चीजें होती हैं, ठीक है, जो राजा लोग यूज करते हैं, इन चीजों को यहाँ पे जमीन पे फेंका हुआ दिखाया गया है। यानी कि ये दिखा रहा है कि अब ये लोग इस चीज का बॉयकॉट कर रहे हैं। ये किसका थॉट है, ये कुछ था नहीं, ये जो
था, एक पेंटिंग था जो कि फ्रेडरिक सोरियो का थॉट था, यानी कि फ्रेडरिक सोरियो उस समय ये चीज़ सोचा करते थे, यानी कि उस टाइम की कंडीशन से वो कितने परेशान होंगे, जिस कारण उन्होंने ये सारी चीज़ें सोचा और कितना ब्यूटीफुली इसको रिप्रेजेंट किया 1848 में। ठीक है, तो हम देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू प्रिंट। ठीक है, यानी कि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रिंट के बारे में, तब क्या क्या बता सकते हो कि उस प्रिंट में क्या क्या था। ठीक है, तो देखो ये जो प्रिंट है वो दिखाता है इंसानों को। ठीक है, इसमें पीपल है ऑफ ऑल एजेस यानी कि चिल्ड्रन हो गए, यंग हो गए, ठीक है, या फिर बूढ़े लोग हो गए, ये सारे एज के ग्रुप के लोग को दिखाया। फ्रॉम यूरोप, यूरोप यानी कि यूरोप से, ठीक है, फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से भी लोग आए, मार्चिंग इनटू अ लॉन्ग ट्रेन यानी कि एक लंबी कतार में ये लोग मार्च कर रहे हैं, एंड ऑफरिंग होमेज, होमेज यानी कि प्रेयर कर रहे हैं। कहाँ से गुजर रहे हैं प्रेयर करते करते? ये गुजर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से, ठीक है, जो कि फ्रीनेस की साइन होती है, जो कि फ्रीडम की साइन होती है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ये गुजर रहे हैं। ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इनके एक हाथ में मसाल है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, यानी कि ये पूरे दुनिया को प्रकाश से भर रही हैं, ठीक है, लाइट ऐड कर रही हैं पूरे वर्ल्ड में। और दूसरे हाथ में इनके क्या है? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, यानी कि एक इंसान का क्या अधिकार होता है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है। तो जो सेकंड पॉइंट हमारा बनता है वो बनता है स्टैच्यू ऑफ हैव टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ द मैन इन द अदर। ठीक है, जो दिखाया गया है पेंटिंग, इसमें सारे ग्रुप के लोग हैं यूरोप से, अमेरिका से, जो कि एक लंबी कतार में निकल रहे हैं और होमेज पे कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। और जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और दूसरे हाथ में क्या है? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि फोरग्राउंड में जो है वो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के कुछ सिंबल्स है। ठीक है, यानी कि फोरग्राउंड में जो चीजें हैं, क्राउन फेंकी गई है, ठीक है, राजा का मुकुट फेंका गया है, उससे रिलेटेड कुछ सामान फेंके गए हैं। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि अब जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो किंग है उसको बॉयकॉट करे। ठीक है, यानी कि अब इन्हें मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाहिए, अब ये चाहते हैं कि जो पावर है वो लोगों के हाथ में है और सबको इक्वल इक्वल अधिकार मिले। ठीक है, अब ये जो पेंटिंग है इसमें जो सबसे आगे झंडा है वो है यूएस का और स्विट्जरलैंड का, यानी कि सबसे स्टार्टिंग में, सबसे आगे में जो दिखाया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे, ये जगह, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये दिखाया गया कि यूएस और स्विट्जरलैंड का ये फ्लैग है और ये लोग लीड कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग लीड कर रहे हैं प्रोसेशन में। अब ये क्यों लीड कर रहे हैं? इनके पास ऐसा कोई सुपर पावर तो नहीं है, तो ये इसलिए लीड कर रहे हैं इस पेंटिंग में क्योंकि ये पहले से ही उस समय से नेशन स्टेट थे उस समय के। ठीक है, यानी कि ये ऑलरेडी नेशन स्टेट हो चुके थे। जैसा फ्रेडरिक सोरियो अभी सोचते हैं कि जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो चला जाए, जो राजा का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो चला जाए और लोगों के हाथ में पावर आए, वो ऑलरेडी यूएस और स्विट्जरलैंड में हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी ये लोग नेशन स्टेट बन चुके हैं, इसीलिए इनके पेंटिंग में इनका जो फ्लैग है यूएस का और स्विट्जरलैंड का वो काफी आगे है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसको फॉलो करते हैं फ्रांस के लोग और साथ ही में उसके पीछे होते हैं जर्मनी के लोग, जिसमें जर्मनी का झंडा जो है वो ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग है। कैसा है? ऐसा है, ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग जो है वो जर्मनी का फ्लैग है। आप इसे पेंटिंग में भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये जो फ्लैग है ये किसका है? ये जर्मनी का फ्लैग है। ठीक है, तो ये दिखाया गया है कि जो यूएस एंड स्विट्जरलैंड है वो ऑलरेडी नेशन स्टेट हो चुके हैं और इसके पीछे फ्रांस, जर्मनी, ये लोग भी भाग रहे हैं क्योंकि इन्हें भी अभी नेशन स्टेट होना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि उस समय एक मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट में क्या डिफरेंस था। जो पिछला पॉइंट था वो पॉइंट था हमारे पेंटिंग का पॉइंट, ठीक है, बट अब हम देखते हैं कि जो मॉडर्न स्टेट होता है और जो नेशन स्टेट होता है, इस चैप्टर में बहुत जगह ये जो वर्ड है मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट, इसको बहुत जगह बताया जाएगा। तो मॉडर्न स्टेट क्या होता है? इन विच इज सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड कंट्रोल ओवर ए डिफाइंड टेरिटरी, यानी कि कोई एक पावर है जो कि सेंटर में बैठी है और कुछ उसका पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, अगर कुछ उसका पर्टिकुलर एरिया है जिसपे वो राज कर रही है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लो दिल्ली का, तो अगर सीएम आपकी केजरीवाल है तो इनका कुछ एक पर्टिकुलर एरिया है, टेरिटरी दिल्ली है, जिसपे ये वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो गवर्नमेंट था वो क्या था? मॉडर्न स्टेट। इसे हम क्या कह सकते हैं? मॉडर्न स्टेट। और जो नेशन स्टेट होता है, नेशन स्टेट ये होता है इन विच द मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन नॉट ओनली रूलर्स, यानी कि इसमें मैक्सिमम जो जनता ने चुना, यानी कि मैक्सिमम जो सिटीजन है उनका जो वो है, उनका जो ओपिनियन है, ठीक है,
केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। ये आपस में मिलके आते हैं और एक कॉमन आइडेंटिटी, यानी कि जैसे कॉमन आइडेंटिटी ये हो सकता है कि हम सब इंडियंस हैं, ठीक है, हम सब क्या है, हम सब इंडियंस हैं और हमारा एक शेयर्ड हिस्ट्री हो। शेयर्ड हिस्ट्री यानी कि हमने क्या आपस में शेयर किया हिस्ट्री, ये शेयर किया है कि जो नेशनलिज्म इन इंडिया हुआ था जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये मेरा भी हिस्ट्री है और ये आपका भी हिस्ट्री है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस टाइप का गवर्नमेंट क्या हो गया, नेशन स्टेट, जो कि मेजोरिटी ऑफ सिटीजन से चले, यानी कि सिटीजन जब वोट करे, इलेक्ट करे, ठीक है, तो उसके थ्रू जो गवर्नमेंट आए और वो जो सिटीजन जो वोट कर रहे हैं, जो चुन रहे हैं, वो आपस में एक कॉमन आइडेंटिटी रखते हो। एटलीस्ट हम लोग हिंदी जानते हैं, एटलीस्ट हम लोग इंडियन है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा कॉमन आइडेंटिटी हो गया। और साथ ही में हम एक एक जो कॉमन पास्ट है वो भी शेयर कर रहे हैं, यानी कि जो भी इंसिडेंट इंडिया में हुई, जालियांवाला बाग, ये सब कुछ भी, ये सारी आपसे हमसे दोनों से रिलेटेड है, ठीक है, ये हमारी भी हिस्ट्री है, ये आपकी भी हिस्ट्री है, ठीक है। तो इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है वो होती है नेशन स्टेट, ठीक है। अब जो फ्रेडरिक सोरियो थे, जो उन्होंने पेंट किया, उनके विजन को कहा जाता है उटोपियन विजन, ठीक है। अब ये उटोपियन है क्या, उटोपियन का क्या मतलब होता है, तो देखिए उटोपियन एक ऐसा विजन होता है किसी सोसाइटी का जो कि काफी आइडियल हो, काफी आइडियल हो। आइडियल यानी कि वो रियल में एग्जिस्ट ना कर रहा हो, ठीक है, वो काल्पनिक हो, ठीक है, और लेकिन काफी आदर्श हो, एक ऐसा विजन हो जो कि सबको अच्छा लगे, ठीक है, जो लोगों के हित में हो, बट अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, यानी कि अभी वो सिर्फ सोचा जा रहा है, वो अभी एग्जिस्ट नहीं हुआ है। यानी कि जो फ्रेडरिक सोरियो थे वो ये सिर्फ सोच रहे हैं कि काश 1848 में वो ऐसा सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो कि जो देश है वो नेशन स्टेट हो जाए। यानी कि एक्चुअली में जो अभी जो उन्होंने लिखा है फ्रांस को, जर्मनी को, ये सब पे उस टाइम जो था वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। तो वो अभी सिर्फ सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो, ठीक है। तो इसी विजन को हम क्या कहते हैं, इस विजन को हम कहते हैं उटोपियन विजन, क्या कहते हैं, उटोपियन विजन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मोनार्कियल गवर्नमेंट क्या होता है। तो लिटरली ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसा सिस्टम जिस पे कोई पाबंदी नहीं है, उसकी पावर पे कोई पाबंदी नहीं है, वो जब चाहे तब अपनी पावर को चेंज करके वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता है। या फिर हम हिस्ट्री में, यानी कि जब हम हिस्ट्री देखें तो इस टर्म को हम सिंपली कह सकते हैं कि ये जो टर्म हुआ वो मोनार्कियल गवर्नमेंट, यानी कि ये ऐसा तब होता था जब किंग का राज चलता था, यानी जब किंग रूल करते थे, तब जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वहां पे कोई भी पावर पे रिस्ट्रेंट्स नहीं था, यानी कि कोई पाबंदी नहीं थी और वो जो चाहे वो कर सकते थे। दैट वाज सेंट्रलाइज, जो कि सेंट्रलाइज यानी कि एक ही बंदे के पास जो फोकस था, ठीक है, जो किंग था उसी के पास फोकस था, वो पावर, जो किंग है वही डिसीजन ले सकता है, ठीक है। मिलिटराइज्ड भी हो सकता है एंड रिप्रेसिव। मिलिटराइज्ड यानी कि वहां पे बल का भी प्रयोग किया जाता था, यानी कि कोई लोग अगर उनका बात ना माने तो वहां पे वो अपने फोर्स का यूज करके भी दबा दिया जाता है। तो इस टाइप की गवर्नमेंट को हम कहते हैं सेंट्रलाइज, मिलिटराइज या फिर रिप्रेसिव। रिप्रेसिव यानी दबा दिए जाने वाला, ठीक है, हम जो जनता की राइट है उसको इजिली दबा दिया जाए, ऐसे गवर्नमेंट को हम कहते हैं मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो टॉपिक है हमारा, वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, यानी कि फ्रेंच में जो रिवॉल्यूशन हुआ, क्लास 9 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा कि जो जो बॉर्बन किंग थे, ठीक है, 1749 में, ठीक है, तो वहां पे फ्रेंच का रिवॉल्यूशन हुआ था, उन्हें उनके डायनेस्टी से उखाड़ के फेंका गया था पीपल के द्वारा। और फिर किसका जो था, फिर धीरे धीरे करके वहां पे जैकोबिन क्लब ये सब बिठाए गए थे, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है, ठीक है। और जो फ्रेंच का रिवॉल्यूशन है वो कैसे हुआ, ठीक है, हुआ, और अगर वो हुआ तो क्या क्या आइडिया ऑफ नेशन लाया, ठीक है, यानी कि यहाँ से कौन कौन से जो आइडियाज थे वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुए और लोगों ने उसको देखा, ठीक है, लोगों ने उसको अपनाया। जो फ्रेंच का रेवोल्यूशन था वो बहुत अच्छा रेवोल्यूशन था, जहाँ पे हमने देखा कि किंग को हटा के, ठीक है, जो जनता थी, क्योंकि किंग के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था, किंग जो था वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो उसको हटा के थ्रू करके फिर जो पीपल थे उनका राज वहां पे चला था, ठीक है। तो वहां से क्या क्या निकल के आया, तो वहां से आया मेजर फॉर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि जो फ्रेंच के लोगों ने अपनाया था जिसके कारण वो उस किंग को उस गद्दी से हटा सके, तो वो क्या क्या आइडिया था, ठीक है। इस आइडिया को हम लोग देखेंगे और इस आइडिया से दुनिया ने क्या सीख ली इसे भी हम देखेंगे। हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से यहाँ पे ये इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ये जो फ्रांस फ्रांस था वो यूरोप का भी पार्ट था, ठीक है, वो यूरोप का पार्ट था, यूरोप पूरा एक कंटिनेंट है। अब हम देखते हैं जो पहला सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या होता है,
ऐसा चीज़ जिससे हम एकजुट फ़ील कर सकें, यानी यूनाइटेड फ़ील कर सकें। जैसे अभी अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो आपके भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है? अगर मैं इंडिया से बिलॉन्ग करती हूँ, तो आप भी इंडिया से बिलॉन्ग करते हो। या फिर अगर मैं भारत माता कहती हूँ, तो आप भी भारत माता कहते हो। तो एक ऐसा टर्म लेके आना जो कि लोगों के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी लाए, यानी कि लोगों के बीच में एक यूनाइटेडपन फ़ील हो कि हाँ, हम भी इसी देश के हैं, ये इसके देश के प्रति जो हमारा फर्ज है वो हम सबका फर्ज है, ठीक है? तो सबसे पहला जो आइडिया ऑफ लैब पैट्री और ले सिटी बनता, ठीक है? जो लैब पैट्री था इसका मतलब था द फादरलैंड, ठीक है? यानी कि पितृभूमि, ठीक है? लैब पैट्री का मतलब था द फादरलैंड और ले सिटीजन से यहाँ से डिनोट करता था द सिटीजन, ठीक है? यहाँ पे दो टर्म ऐसे लाए गए फ्रांस में, पहला था लैब पैट्री और दूसरा था ले सिटीजन, ठीक है? लैब पैट्री से ये बताया गया कि द फादरलैंड, यानी कि ये जो लैंड है वो हम सबका फादरलैंड है, और ले सिटीजन इसलिए बताया गया कि द सिटीजन, यानी कि आप भी सिटीजन हो, मैं भी सिटीजन हूँ, सबके लिए कौन सा टर्म यूज किया गया ले सिटीजन, ठीक है? तो ये जो आइडिया आया, इससे लोगों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि हम तुम एक हैं, इसकी फीलिंग आई, ठीक है? साथ ही में जो रॉयल किंग का फ्लैग था, ठीक है? जो रॉयल किंग का फ्लैग था, इसको हटा के एक न्यू फ्रेंच फ्लैग लाया गया, ठीक है? जो कि 3 कलर का था। आप यहाँ पे देख सकते हो, वो ब्लू, व्हाइट और रेड कलर का एक फ्लैग था। इसको पूरे जनता के द्वारा, पूरे पीपल के द्वारा, या फिर जो पीपल जिसको इलेक्ट किए थे, उनके थ्रू ये जो डिसीजन था वो आया, और जो रॉयल फ्लैग था उसको हटा के फ्रेंच फ्लैग लाया गया, जिसको सबने एक्सेप्ट किया। किस कलर का था? ब्लू, व्हाइट और रेड कलर का फ्लैग था, जो कि आज भी फ्रांस का फ्लैग है, ठीक है? इस फ्लैग को लाया गया, इसके कारण भी एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आई, ठीक है? फिर यहाँ पे जब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, यानी कि उस समय जो एक्टिव सिटीजन है, ठीक है, वहां पे हमने दो टर्म पढ़ा था, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। उसका जो टर्म था वो टैक्स से रिलेटेड था, यानी कि जो लोग बहुत सारा टैक्स दे पाए वो लोग एक्टिव सिटीजन के अंडर में आते थे, और जो लोग ना दे पाए वो पैसिव सिटीजन के अंदर में आते थे, ठीक है? साथ ही में जो वुमेन्स थी उन्हें भी पैसिव सिटीजन के अंदर रखा गया था, ठीक है? फिर हम देखते हैं कि जो स्टेट जनरल है, इस ये एक बॉडी, जैसे हमारे यहाँ पे कैसे पार्लियामेंट होता है, वैसे वहां पे जो एक्टिव सिटीजन थे, इन्होंने मिलके एक बॉडी इलेक्ट करा, ठीक है? जिसे उन्होंने नाम दिया स्टेट जनरल। क्या नाम दिया? स्टेट जनरल। और ये जो स्टेट जनरल को इलेक्ट किया, इसको बाद में नाम दे दिया नेशनल असेंबली। इसको क्या नाम दे दिया? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली से बहुत ज्यादा कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों के बीच में आई, ठीक है? सब लोगों ने फील किया कि हाँ, ये फ्रांस का जो है एक नेशनल असेंबली है, ठीक है? तो अब लोग यूनाइटेड हो रहे थे। साथ ही में फ्रांस के लिए नए नए हाइम्स, हाइम्स यानी कि नए नए प्रेयर्स वगैरह, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे गाना हम गाते हैं, वंदे मातरम, जनगण मन, ठीक है, सारे जहाँ से अच्छा, ये सब कुछ हाइम्स हैं जो कि जब भी हम गाते हैं तो हमारे मन में एक पैट्रियोटिक फीलिंग आती है, ठीक है? तो उसी तरीके से वहां पे भी नए नए हाइम्स बनाए गए, ठीक है? वेर कंपोज, लोगों के द्वारा कंपोज किए गए, शपथ लिए गए बहुत सारे, ठीक है? हम भी लेते हैं, इंडिया इज अवर कंट्री ऐसे करके हम भी ओथ लेते हैं, ठीक है? तो ओथ टेक किया गया बहुत ज्यादा। और साथ ही में जो शहीद हुए थे, यानी कि जो ये रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच का रिवॉल्यूशन, जिसमें जो बर्बन किंग था उसको हटाया गया लोगों के द्वारा, तो उसमें जो लोग शहीद हो गए, ठीक है, यानी कि जब कुछ हुआ तो उसमें जो लोग शहीद हो गए, तो इन्हें शहीद के नाम पे इन्हें याद किया गया, ठीक है? ये सारे नेशन के नाम पे हो रहा था, यानी अब सब कुछ फ्रांस के नाम पे हो रहा था। नए नए गाने बनाए जा रहे थे फ्रांस के लिए, शपथ लिए जा रहे थे, शहीदों को याद किया जा रहा था। इस कारण भी लोगों के बीच में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आया, ठीक है? इसी तरीके से हम सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जब हम नेशनलिज्म ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, तो वहां पे भी हम देखेंगे, ठीक है? फिर एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया, यानी कि एक ऐसा सिस्टम लाया गया जो कि लोगों के लिए सब लोग उनके सामने बराबर थे, और लोगों का कोई भी केस होता था, कुछ भी हुआ, किसी दो आदमी के बीच में डिस्प्यूट हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हैंडल किया जाता था, ठीक है? उसका केस जो है वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में चलता था, और साथ ही में पूरे देश में क्या कानून आने वाला है, कौन सा लॉ लगने वाला है, ठीक है, क्या चीज एक्सिक्यूट होने वाला है, ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो बताती थी, ठीक है? इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, यानी कि अंदर के जो भी टैक्सेस थे, सामान पे टैक्सेस, कहीं पे जाने पे टैक्सेस, तो वो सारे टैक्सेस को हटाया गया, सबको एबॉलिश किया गया। और साथ ही में यूनिफॉर्म वेट मेजर सिस्टम, यानी कि यूनिफॉर्म वेट मेजर सिस्टम, यानी कि 1 किलो के बदले 1 किलो, यानी कि बराबर का जो वेट मेजर सिस्टम है, जो कि अभी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, करेंसी या फिर सामानों को लेके, इसको अडॉप्ट किया गया।
पहले के टाइम पे ये होता था, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती थी कि लोग सामानों को एक्सचेंज करके कुछ के बदले कुछ लेते थे, ठीक है, जैसे कपड़े को बदल के कुछ वेजिटेबल्स ले लिया, फ्रूट्स ले लिया। तो और साथ ही में वहां पे टैक्सेस भी लगते थे, तो इन सब टैक्सेस को हटाया गया और एक यूनिफॉर्म वेट मेजर सिस्टम को ले आया गया, ठीक है, जिससे लोग एक कलेक्टिव फील करने लगे थे, ठीक है, जैसे पूरे इंडिया में रुपीज चलता, ठीक है, हम सारे लोग 1 रुपए का वैल्यू सबके लिए सेम है, ठीक है, इसी तरीके से यूनिफॉर्म वेट मेजर सिस्टम को लाया गया, ठीक है। और साथ ही में ये चीज फिक्स किया गया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, यानी कि जो फ्रांस का लैंग्वेज था फ्रेंच, इसे हम बोलेंगे, यानी कि सब कोई क्या बोलेगा, फ्रेंच लैंग्वेज बोलेगा। और जो राइटिंग का वर्क होगा वो पेरिस में का होगा, ठीक है, क्या होगा, पेरिस का होगा, जो राइटिंग वर्क होगा वो पेरिस का होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट और मेजर आया, और साथ ही में जो इसके बीच क्या हुआ, जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, यानी कि लोगों के बीच में जो झगड़े होते थे, जो ये ड्यूटी था, कस्टम ड्यूटी था, अलग अलग लोगों पे अलग अलग टैक्सेस थे, तो इस कारण बहुत लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता था, ठीक है, लोग के बीच में पार्शलिटी क्रिएट होता था, किसी का वैल्यू किसी से ज्यादा होता था, किसी का वैल्यू किसी से कम हो जाता था, ठीक है, इसमें लोगों के बीच में पार्शलिटी होता था। तो जब ये सब चीज आया तो लोगों के बीच में झगड़े काफी कम होने लगे, ठीक है, ये जो रीजनल डायलेक्ट्स है वो काफी कम हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे जो फ्रेडरिक सॉरियो थे, उन्होंने कैसे अपना जो वो था, अपना जो ड्रीम था उसको विजुलाइज किया, बताया आपको उस टाइम के बारे में, उस टाइम के अकॉर्डिंग कि हाँ कैसा होना चाहिए, ठीक है। और फिर जो कैसे फ्रांस का रिवॉल्यूशन था वो पूरे दुनिया को क्या सीख दे के गया, और इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे फिर फ्रांस में नेपोलियन आया, ठीक है। फिर लोगों के जब लोगों ने किंग को हटाया, लोगों ने अपना राज्य लाया, उसके बाद फिर उसे भी थ्रो करके नेपोलियन जो था वो अपना किंगडम लाया, ठीक है। तो फिर वहां पे हम देखेंगे कि कैसे जो नेपोलियन ने सिविल कोड को अपनाया 1804 में, ठीक है। ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।